प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत विस्थापन और पुनर्वास में आज हम अध्ययन करेंगे विस्थापन, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा। वर्तमान में विस्थापन का प्रमुख कारण सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भूमि अधिग्रहण है। भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत किया जाता है। यह भूमि अधिग्रहण कानून मात्र नगद राशि के द्वारा भुगतान की व्यवस्था करता है। वह भी उनके पास भूमि के स्वामित्व व दस्तावेज पूर्ण एवं स्पष्ट है। कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यह कानून जिनकी भूमि का अधिग्रहण होता है उनकी बहुआयामी हानियों पर ध्यान नहीं देता। भूमि अधिग्रहण के द्वारा विस्थापित लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन अव्यवस्थित और घोर संकट में हो जाता है। विस्थापितों को मुआवजे में नगद राशि दी जाती है, परंतु यह राशि अंश मात्र सिद्ध होती है। वह मुआवजा भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थापितों को पहले जैसे जीवन के स्तर के लिए अपर्याप्त होता है। जो संस्थाएं भूमि का अधिग्रहण करती हैं वो मात्र प्रशासनिक और कानूनी दांव पेचों को ध्यान में रखती है, न कि विस्थापितों की समस्या का। विस्थापित लोगों के पास अगर भूमि के पट्टे, दस्तावेज नहीं हैं, निरक्षर हैं, वृद्ध हैं, कृषक हैं, ऐसी स्थिति में उनका जीवन घोर संकट में पड़ जाता है। ऐसे विस्थापित मुआवजे की नकद राशि का सदुपयोग नहीं कर पाते और अंत में वे निर्धन, लाचार, पराश्रित हो जाते हैं। जो विस्थापित समझदार होते हैं वे मुआवजे की राशि को जमीन या मकान खरीदने में खर्चा करते हैं। राशि का एक हिस्सा बचत के रूप में सुरक्षित रखते हैं। संयुक्त परिवार की स्थिति में मुआवजे की राशि का बंटवारा होता है। संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। राशि का उपयोग सामाजिक आवश्यकताओं, रीति रिवाजों जैसे विवाह, भोज एवं अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वों पर खर्च कर दिया जाता है। आर्थिक स्तर को बनाए रखने, बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च करते हैं। कुछ अपना व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। यह सब कुछ विस्थापितों की व्यक्तिगत विशेषताओं, सामाजिक वर्ग, जाति, परिस्थिति आदि पर निर्भर करता है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे मोटरसाइकिल, टीवी एवं आधुनिक मनोरंजन के साधनों की मांग करते हैं तो उस पर भी मुआवजे की राशि खर्च कर दी जाती है। दो विस्थापित लोग जो भूमिहीन, किसान हैं, पिछड़ी जाति, जनजाति या वर्ग हैं, वो नगर की ओर पलायन करते हैं। इनकी वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब होती है। नगर में जाकर ये और अधिक गरीब हो जाते हैं। ये लोग मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। विस्थापितों की मुख्य समस्या पुनर्वास और पुनर्स्थापन की है। विस्थापित होने के बाद विस्थापितों की क्या पूर्व अवस्था जैसी परिस्थिति, जीवन का स्तर, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा, खान पान का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मिल जाती हैं। इन समस्याओं का अध्ययन करना भी आवश्यक है। पुनर्वास। कल्याणकारी राष्ट्र एवं समाज अपने देश के पीड़ितों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, अशिक्षित लोगों, बेरोजगारों आदि को उपयुक्त योजनाओं के द्वारा राहत पहुंचाते हैं। इस प्रकार से विस्थापितों को राहत पहुंचाने का कार्य पुनर्वास के द्वारा किया जाता है। भारत में समय समय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें विस्थापितों के लिए प्रयासरत रही हैं। पुनर्वास का अर्थ। सरल भाषा में पुनर्वास का शाब्दिक अर्थ है पुनः अर्थात फिर से, तथा वास का अर्थ है बसना। पुनर्वास से तात्पर्य है वापस या दोबारा बसना या रहना आदि। विस्थापन के संदर्भ में पुनर्वास का अधिक स्पष्ट एवं प्रचलित अर्थ है जो लोग विस्थापित हो गए हैं या उजड़ गए हैं उन्हें पुनः वो सब कुछ प्रदान करके बसाना जो विस्थापन से पूर्व उनके पास था। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एक ऐसी सुनिश्चित एवं सुनियोजित योजना एवं प्रक्रिया कही जा सकती है जिसके अंतर्गत विस्थापितों को उनकी पूर्व की स्थिति प्रदान करता है
पूर्व की स्थिति से तात्पर्य उनकी पूर्व की सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक स्तर, रहने के लिए आवास, जीविकोपार्जन के साधन, सुविधाएं, अधिकार, प्रतिष्ठा, सम्मान, संस्कृति, जीवन के तरीके आदि। यहाँ पर पूर्व की स्थिति से तात्पर्य है आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, विस्थापितों, शरणार्थियों, उजड़े लोगों, बाढ़ पीड़ितों आदि को पुनः पूर्व सुख सुविधाएं एवं परिस्थिति प्रदान करना ही पुनर्वास कहलाता है। सारांश में पुनर्स्थापन विस्थापित लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करने की प्रक्रिया है। पुनर्वास संबंधी प्रयास। भारत में 2000 तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित कोई भी राष्ट्रीय स्तर की नीति नहीं थी। फरवरी 2004 में केंद्र सरकार ने परियोजना पुनर्स्थापन जन हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। इसके पहले भी कुछ राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विषयक राज्य स्तरीय नीतियां तैयार कर चुके थे। अधिकतर नीतियां निष्कासित लोगों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक भू स्वाधिकार दिलाने या उनकी नकद मुद्रा में क्षतिपूर्ति करने हेतु रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए फरवरी 2004 में राष्ट्रीय नीति बनाई और प्रचारित की। यह नीति व्यापक दिशा निर्देशों के रूप में है। इसमें भी संबद्ध पक्षों के मार्गदर्शन के लिए कार्यकारी निर्देश दिए गए। यह नीति परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले मैदानी इलाकों के 500 परिवारों, इससे अधिक समूहों या पर्वतीय इलाकों में 250 परिवारों के समूहों, निर्जन भूमि विकास कार्यक्रमों, ब्लॉकों और भारतीय संविधान की 5वीं तथा 6ठी सूची में शामिल क्षेत्रों में परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों पर लागू होती है। लेकिन पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित कल्याण दृष्टिकोण का इसमें अभाव है। विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति बनाएगी। इस नीति का ग्रामीण विकास मंत्रालय 2007 में उल्लेख है। इस नीति में समानता, निष्पक्षता एवं न्याय पर जोर दिया गया। इस अधिनियम में मुख्य रूप से नकद मुआवजों पर विशेष ध्यान रखा गया है। हालांकि इस अधिनियम में संशोधन किए गए, लेकिन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तित नहीं किया गया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकारी कानूनों और क्षेत्रीय नीतियों को उनके लिए बताया गया है, जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए कुछ और सुविधाएं रखी गई हैं। प्रदेशों की नीतियां भिन्न भिन्न हैं। राज्यों के बीच परियोजनाओं में विस्थापितों को मुआवजा देने के संबंध में अंतर एवं भिन्नता है और इसमें कई समस्याएं देखी गई हैं। भारत में न्यायपालिका ने उपयुक्त मुआवजा विस्थापितों को दिलाने में पहल की। न्यायपालिका ने राज्यों और एनजीओ के मध्य संघर्ष का भी समाधान किया। न्यायालय ने कई मामलों में राहत प्रदान की। नगरीय क्षेत्रों में विस्थापन में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। अधिक से अधिक गांवों को नगरीय परिसीमा में मिलाया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण विस्थापितों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। नगरीय क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए अभी भी स्पष्ट दिशा निर्देश पुनर्स्थापन के लिए नहीं है। नवी मुंबई में पुनर्वास और पुनर्स्थापन जो व्यवहार में नगर विकास ने कार्यान्वित किया है, यह अनुकरणीय है। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त कदम पुनर्स्थापन के लिए उठाए जा सकते हैं। अभी वर्तमान और विद्यमान भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। पुनर्वास के प्रभाव। पुनर्वास के अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि प्रभाव पड़ते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पुनर्स्थापन, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अनिवार्य, यह एक तनावपूर्ण अनुभव होता है। समुदाय के सदस्य जो पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में होते हैं, समान प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे अनुमान की भविष्यवाणियां कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्स्थापन में जो दबाव व तनाव होते हैं वो सामाजिक अधिक होते हैं। दबावपूर्ण पुनर्स्थापन के साथ तनाव की समस्या भी होती है, जिसके कारण पुनर्स्थापन में दूसरे प्रकार के पुनर्स्थापन के अनुकरण को सीमित कर देते हैं। बहुत अधिक तनावपूर्ण कारण में, जो कि पुनर्स्थापन से पूर्व का काल
एवं बाद का काल दोनों ही व्यवस्थान के काल हैं। इससे पुनर्स्थापन वाला व्यक्ति या समूह रूढ़िवादी व्यवहार करते हैं और जोखिम से टलते हैं, समूह और परिवार के प्रचलन का ध्यान रखते हैं। विस्थापन और पुनर्स्थापन की समस्याएं गांव और नगरों में भूमि क्रय होने से जुड़ी होती हैं। सामुदायिक संपत्ति है जो जंगल, चरागाहों, जल स्रोत, शमशान घाट होते हैं, उसका अधिग्रहित संस्था समाधान नहीं कर पाती। पुनर्वासियों को नकद मुआवजा दिया जाता है, उसको जो हानि पहुंचती है उसका मूल्यांकन करके क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। उन्हें पुनर्वासित करते समय उनके रीति रिवाजों, परंपराओं, जीविकोपार्जन के साधन, समकक्ष विकल्पों का मुश्किल से ही उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इन मौलिक मुद्दों पर पुनर्वास समितियां मौन हैं। पुनर्वास को मुख्य रूप से काफी हद तक आर्थिक माना जाता है, जबकि उनकी परंपराएं, संस्कृति, जीवन के तरीके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। विस्थापित के पुनर्स्थापन में सांस्कृतिक पक्ष की तुलना में मात्र आर्थिक पक्ष को प्राथमिकता दी जाती है। पुनर्वासित लोगों द्वारा वनों का अतिक्रमण किया गया है, इससे वे स्थानीय जनजाति के लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि स्थानीय जनजातियां अपने भरण पोषण का अधिकांश भाग इन वनों से ही प्राप्त करती हैं। पुनर्वासितों द्वारा अतिक्रमण से उनका जनजातियों के स्थानीय लोगों के साथ झगड़े होते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे। विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित अनेक मुद्दे जुड़े हैं। मुख्यतः ये मुद्दे भूमि अधिग्रहणों के उद्देश्यों, नीतियों, प्रावधानों, विस्थापितों के हित, मुआवजे के तरीके एवं प्रकार, पुनर्वास से संबंधित प्रावधान आदि है। नंबर 1, विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित जनसंख्या, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, निरक्षर, भूमिहीन किसानों एवं मजदूर होते हैं। ये विस्थापन के बाद निर्धन से और निर्धन एवं पराश्रित हो जाते हैं। नंबर 2, अधिकतर कृषि भूमि एवं उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, बंजर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता। सरकार ऐसी घटिया किस्म की जमीन निष्कासितों को दे देती है, जिस पर खेती करना भी संभव नहीं होता है। इसके अलावा भूमि इतनी छोटी होती है कि जिसके सहारे विस्थापित अपनी आजीविका नहीं चला पाते। विस्थापन का उद्देश्य विस्थापितों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना मात्र नहीं होना चाहिए। भूमि के बदले जो रकम दी जाती है वह बाजार भाव से बहुत कम दी जाती है। कुछ मामलों में आवासीय भूमि विकल्प के रूप में विस्थापितों को दी जाती है। मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी तंत्र नगर की सीमा की भूमि नगर विकास के लिए ले लेती है और भूमि का मुआवजा कृषि भूमि के भाव से दे दिया जाता है। बड़े और महानगरों में भूमि अधिग्रहणों के नियम एवं प्रकृति भिन्न भिन्न है, इसमें समानता होनी चाहिए। पुनर्वास के मामलों में सरकार के सामने विस्थापितों को बसाने के लिए जमीन तलाशने की समस्या रही है। सुझाव: जीने का अधिकार एवं मौलिक अधिकार है, अतः पुनर्स्थापन को विस्थापित लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करने की प्रक्रिया बनानी चाहिए। भूमि व्यवसाय या आर्थिक स्रोतों से आदर्श रूप में किसी भी व्यक्ति को बिना व्यवस्थित पुनर्वास या पुनर्स्थापना के विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। जीविकोपार्जन पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। मुआवजे का आधार जीविका होना चाहिए, न कि भूमि या संपत्ति। भूमि अधिग्रहण से लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर ध्यान उनके जीवन के तरीकों, जीविकोपार्जन के आधार पर करना चाहिए। अतः इनके लिए नीति और कानून की आवश्यकता पड़ती है जो भूमि से जुड़े सामाजिक और व्यावसायिक मुद्दों को हल कर सके। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874 और उसमें 1984 में संशोधन किया गया था, परंतु ये अधिनियम भूमि देने वालों के लिए पुनर्स्थापन या पुनर्वास पर ध्यान नहीं देता है। यह कानून भूमिदाता को मात्र मुआवजा राशि के भुगतान तक सीमित है। इस कानून और नीति में आमूल-चूल परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है जो भूमि अधिग्रहण को कल्याणकारी उद्देश्य मूलक बना दे। सरकार अपने उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहित कर लेती है। सरकार को चाहिए कि विस्थापित लोगों को भूमि अधिग्रहण से कोई आजीविका को पुनः प्रदान करे, तभी राहत को आदर्श राहत या मुआवजा कहा जा सकता है। इसके लिए न तो राष्ट्रीय नीति में और न ही राष्ट्रीय नीतियों और अधिनियमों में कोई उचित एवं उपयुक्त प्रावधान है। वे लोग एवं समुदाय जिन्हें विकास योजनाओं द्वारा विस्थापित किया जाता है, वे समाज के हाशिए पर
रहने वाले होते हैं, जैसे जनजातियां, पशुपालक, निर्वाहक, कृषक आदि। विकास योजनाओं के लाभ उन्हें मुश्किल से ही मिल पाते हैं, क्योंकि ये समूह साथियों से वन में स्थायी रूप से रहते रहे। सरकार को ऐसे लोगों को विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। किसानों के विरोध तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए नया कानून लाने का फैसला किया है। इससे किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावित कानून में भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बेहतर अधिग्रहण कानून से किसानों को जमीन बचाने के लिए आंदोलन जैसा रास्ता नहीं चुनना पड़ेगा। सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए तर्क संगत एवं स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का विवाद पैदा ना हो। धन्यवाद।